हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में फिर से हम 500 प्रश्न सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, ये सेट 5 ग्रामीण परिवेश से संबंधित होने वाला है, जो कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है। और इस सेक्शन से 25 प्रश्न आपसे एग्जामिनर आपका पूछ रहा होगा। और बच्चे, इन्हीं 25 प्रश्न के आधार पर 25 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और बच्चे ध्यान रखेंगे, ये 25 प्रश्न बिल्कुल हूबहू वैसे ही होंगे जैसा एग्जामिनर आपको पूछने वाला है, लेकिन हम एक सीरीज में लेके चल रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस में हमने क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है। 500 प्रश्न जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही अच्छी लेवल की तैयारी कर चुके होंगे। बात समझ आ रही है? अब इससे पहले 4 सेट हम करा चुके हैं, 5वें नंबर का ये सेट होने वाला है। अब दूसरी बात यहाँ पर बच्चे ये याद रखेंगे कि थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको समझना ही है, और साथ में आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक। टेलीग्राम चैनल यहाँ पर एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से फ़ायदा ये मिलेगा कि कुछ एमसीक्यूज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी कराऊंगा, जिससे आप उनको अटेम्प्ट करके अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। बात समझ आई? इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में यहाँ पर एक कॉर्नर मिलेगा, उस कॉर्नर में आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल सॉरी, डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, किसको? पीडीएफ को। समझे बच्चे? वीडियो बहुत समय बाद हो रही है, उसकी टेंशन ना लें। थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ आ गई थी, थोड़ा आंखों में दर्द सा रहने लग गया था, जिसकी वजह से मैंने कुछ समय के लिए काम को रोका था, स्टॉप किया था। अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्न से। और बच्चे, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन उसके सामने जो दिए हैं वो किस आधार पर उसने दे रखे हैं। ठीक। देखो, सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित हैं? बच्चे, प्रश्न इसने पूछा है, सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आप लोग जानते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में पहली बार लागू हुआ था मद्रास में, और मद्रास को आज जाना जाता है तमिलनाडु के नाम से। आप ये भी याद रखेंगे। तो सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कराई थी, और इसमें हुआ क्या था कि जो काश्तकार होते हैं, काश्तकार मतलब जो किसान होंगे, वही क्या होंगे, ज़मीनों के, भूमियों के असली मालिक होंगे, असली हकदार होंगे। अगर कोई टैक्स पे करना होगा तो वो किसान ही करेंगे, ज़मींदारों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो काश्तकार को ही इसमें असली मालिक बनाया गया, किसके अंदर? रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर, जो भूमि सुधार से संबंधित एक व्यवस्था है। बात समझ आ गई? अगले प्रश्न को देख लेते हैं। छांटे कसको का मापक होता है। बच्चे, छांटे कसको भूमि मापन का एक प्रणाली है, और इसका मापक क्या होता है? तो मापक होता है साधारण चैन से। किससे मापक होता है? साधारण चैन से। एक चैन के माध्यम से मापा जाता है ज़मीन को, उसे हम छांटे कसको का मापक कह देते हैं। बात समझ आ गई? ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है कब? जब बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां हो, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन हो, तब अलग अलग कंडीशंस की, अलग अलग परिस्थितियों की माप लेने में कम से कम त्रुटि यानी कि कम एरर हो, तो ऐसा कौन सा फीता है जिससे मापा जाए बहुत कम एरर हो, बिल्कुल एकदम नगण्य एरर हो? तो बेटा ध्यान रखेंगे, इस फीतों को कहा जाता है इनवार फीता। फीते कई प्रकार के आपके हो सकते हैं, जैसे इनवार है, परीक्षित है, सामान्य है, गोलक फीता है। लेकिन यहाँ पर इनवार फीता क्या हो जाता है? एक ऐसा फीता है जिससे मापने पर, विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों को मापने पर कम से कम एरर प्राप्त होती है, कम से कम त्रुटि होती है। ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित एक फीता है। बात समझ आ रही है? इससे रिलेटेड मैं और भी कंटेंट आपको दूंगा, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई किस तरीके से हम भूमि को माप सकते हैं, और भूमि मापन पद्धति भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँगा इसी चैनल पर। तो आप फटाफट से क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मतलब मैं वहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेंड कर देता हूँ कि हाँ, अब किस चीज़ का वीडियो मिल रहा है। ठीक। दूसरी चीज़ यह है कि
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट रूप से यहाँ से भी मिल जाएगा। ये बातें आप जानते हैं। इस वीडियो को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है किस आधार पर, जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग पर। तो नहीं भाई, ये तो यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा ऑप्शन दे रखा है जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग। तो एक जमींदार वर्ग हो जाता है, एक जनजातीय समाज हो जाता है, इन दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो नहीं, इस आधार पर भी नहीं बांटा जा सकता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन बन जाता है कि जनजातीय समाज एवं कृषक वर्ग। देखो, जिक्र कृषक का हो जाए, कृषक का मतलब किसान होता है, बेहतर तरीके से आप जानते हैं। तो कृषि से संबंधित लोग कहाँ रहते हैं? गांव में निवास करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो कृषक अगर वर्ग की बात चल रही है तो इस क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांटा जा सकता है, अन्य वर्गों में भी बांटा जा सकता है, उस आधार पर भी हम कह सकते हैं, लेकिन कृषक वर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है एक गांव के निर्माण के लिए। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर देखो, उच्च जाति निम्न जाति समूह, ये कतई इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ आ गई मेरे बच्चे? अगला प्रश्न देख लेते हैं आपसे क्या बोल रहा है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को कहते हैं। भैया, जरीब लाइन, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ होने और समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेंगे। देखो, 3-4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, टारगेट, लाइन, मुकाम या बिंदु। तो इनमें से जो आंसर इसका हो जाएगा वो है मुकाम। मुकाम कहा जाता है किसको? भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त होने को। मैंने बताया ना, भूमापन से संबंधित एक अलग से भी वीडियो दूंगा। हालांकि इन वन लाइनर क्वेश्चन से भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न में कहा है, पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना क्या है पंचायती राज व्यवस्था के अंदर? देखो, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि भैया पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारे भारत में त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय, जिन जिन राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था लागू है, हर एक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था लागू है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने द्विस्तरीय भी लागू कर रखी है, लेकिन विशेष रूप से अगर हम बल देकर कहें कि पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, तो भैया ध्यान रखेंगे 3 स्तर हैं। कितने? 3 स्तर हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सटीक क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हमें देख ये लेना है कि यहाँ पर एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। तो जहाँ त्रिस्तरीय की बात हो जाएगी वहीं पंचायती राज व्यवस्था का आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरचना कैसी है? 3 स्तरीय भारत की, बता चुका हूँ पहले भी कई बार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता ने ये समिति गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में, 1957 में, है ना, 1957 ही कि 53 है, आई थिंक 53, 1957 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1957 ही है, इसको हटा देते हैं। 1957 में गठित की गई थी, 58 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो उसी आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर लागू है। ठीक, चलिए बच्चे, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है किस अनुच्छेद में? देखो, अनुच्छेद यहाँ पर दे रखे हैं, आर्टिकल आपसे पूछ रखे हैं। तो आर्टिकल यहाँ पर वित्त आयोग की अगर बात हो जाए, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 243 आई। कौन सा? 243 आई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए, 243 का आई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, इसका एक ट्रिक छोटा सा बता दूं कि वित्त आयोग किससे संबंधित हो सकता है? इनकम से, आय से, पैसे से, है ना, पैसे से, इनकम से। तो इनकम से आप इनकम का आई उठाकर आर्टिकल के 243 में रख देना। ठीक है, याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, अगर ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो चैनल को 84 भी देने लगनी चाहिए सब्सक्राइब करने में। ठीक, फटाफट से कर लो। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी एक राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की और सड़कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? कौन?
राज्यपाल। तो बेटा ध्यान रखेंगे राज्यपाल किसके लिए करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वित्त आयोग ही हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का। और राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है कि जितने भी डेवलप करने के लिए, विशेष राज्य बनाने के लिए या राज्य में एक डेवलपमेंट के लिए, पैसे से संबंधित काम के लिए जो भी कार्य होंगे उनकी संस्तुति वित्त आयोग के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं है? क्या नहीं है? देखो, भूमि सुधार का क्रियान्वयन ये है बिल्कुल। उसके बाद न्याय पुनरीक्षण ये नहीं है। ये न्याय पुनरीक्षण जो कार्य है वो न्यायपालिका का है, ये पंचायती राज में नहीं आता है। ये किसका काम है बच्चे? न्यायपालिका का काम है, ये पंचायती राज में नहीं आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन ये भी पंचायत राज करती है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, पंचायती राज संस्था का ये कोई विषय नहीं है, ना ही पंचायत राज व्यवस्था का इसमें कोई भाग आप कह सकते हो ना। पंचायत राज व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भैया? क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्षेत्र पंचायत का राज्य की सरकार के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने का काम करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। मंडल आयुक्त इसका तो कोई महत्व नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राज्य सरकार ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट निर्धारण करती है पंचायत के क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए थे? भैया किस वर्ष प्रावधान किए गए थे पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में? तो 1993 में किए गए थे। ये बात आप लोग याद रखेंगे बेहतर तरीके से। ठीक, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी? भाई सफलतापूर्वक काम हो जाए किसमें? पंचायती राज में। तो किसकी आवश्यकता पड़ रही है? कौन है उत्तरदायी जो कि सहयोग बना सकता है? कौन सहयोग कर सकता है? क्या केंद्र सरकार सहयोग करेगी? नौकरशाही सहयोग करेंगे? राजनेता सहयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थानीय जनता सहयोग करेगी। जो लोकल पब्लिक है वही सहयोग करेगी। किसका? पंचायती राज को अच्छे से सफलतापूर्वक सक्सेसफुल बनाने में। तो स्थानीय जनता इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक मेहता किससे संबंधित है? भैया अशोक मेहता पंचायत राज से संबंधित है। जाहिर सी बात है, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। ये बात तो आप लोगों को याद है ना? याद है बेहतर तरीके से कि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। और जब द्विस्तरीय बताया है, या कह सकते हो आप कि दो स्तर पंचायत के बारे में बताया है, तो किससे संबंधित होंगे? पंचायत राज से संबंधित होंगे। बाकी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तर की बात की है? देखो, ये पॉइंट हम कई बार खेल चुके हैं आप लोगों के सामने, है ना। किन दो स्तरों पर बात की थी उन्होंने कहा था भैया मंडल पंचायत एवं जिला परिषद होना चाहिए। मंडल समिति और जिला परिषद के अगर जिक्र करें तो समिति नहीं होता है यहाँ पर, पंचायत इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद होना चाहिए। किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा। दो स्तर बताए हैं, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अच्छा, गठित कब हुई थी? तो 1977 में गठित हुई थी, 1977 में गठित हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, द्विस्तर दिए हैं, इसकी ट्रिक भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अशोक मेहता के नाम में ही दो शब्द हैं, एक और ये दो, तो दो शब्द हैं, दो स्तरीय हो जाएगा। तीन शब्द बलवंत राय मेहता, तीन शब्द, तो तीन स्तर हो जाएगा है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उसके बाद देखो, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? भैया किसके पदेन सदस्य होते हैं? सांसद और विधायक। तो विधायक और सांसद किसके होते हैं? जिला परिषद के होते हैं, ग्राम सभा के, ग्राम
पंचायत के इनमें से कोई नहीं। बताओ किसके होने चाहिए, सांसद और विधायक। तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होगा। ठीक है, लगता है क्या, ऐसा ही होगा। ग्राम सभा तो वो लोग होते हैं जो लोग वोट करते हैं, गांव के वह लोग जो वोट कर सकते हैं, मतलब जो 18+ वोटर हैं। कौन है, वोटर हैं। ठीक है, 18+ वोटर हैं, वही लोग असेंबली होते हैं, है ना, विलेज असेंबली, ग्राम सभा उसको हम कहेंगे। इधर देखो फिर ग्राम पंचायत के तो नहीं हो जाते सांसद और विधायक। ग्राम पंचायत में तो आपके गांव का प्रधान होता है और आपके गांव के सदस्य होते हैं, वो जो वार्ड मेंबर वगैरह। जिला परिषद में भी नहीं हो जाएगा। जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आपके वो सब आ जाते हैं। जिला परिषद में जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जिला परिषद की अगर हम बात करें तो भैया जिला परिषद में, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में देखें, एक ज़िले में देखें, तो एक ज़िले में एक सांसद बनता है कि नहीं बनता है। मतलब ज़िले कहें या फिर लोकसभा का क्षेत्र कहें, लोकसभा का क्षेत्र कहें, तो लोकसभा क्षेत्र में एक क्या बनता है, सांसद बनता है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाना चाहिए, जिला परिषद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला तो करेक्ट नहीं बन जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कौन सा वाला, एक लोकसभा में क्या होता है, एक सांसद होता है ना, और उसी लोकसभा क्षेत्र में कुछ विधान सभाएं क्षेत्र बटी हुई होती हैं, तो विधानसभाओं में विधायक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिला परिषद हो जाएगा, बिल्कुल डन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं इस डाउट को लेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसने की थी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, जो अशोक मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। बात समझ आ गई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बात समझ आ रही है ना आपको, बहुत बेहतर। समझ में आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। भैया लेखपाल 8,085 का टारगेट है, बिल्कुल डन करके हम उसको मानेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 कहता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सेवक। जी हाँ, पंचायत सेवक करता है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व मतलब उसके लिए काम करता है कौन, पंचायत सेवक। वही सारी चीज़ें व्यवस्थाएं कराता है कि किस तरीके से पंचायत स्तर पर काम होना चाहिए, तो उसे हम पंचायत सेवक कहते हैं। ध्यान रखना ये बात। प्रश्न नंबर 18, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। देखो वही ये क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था, जिसमें 53 और 57 में कन्फ्यूजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 57 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1957 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ये थोड़ी मैं इधर लाइट वाइट का, चलो ठीक है, 1957 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है बच्चे, ध्यान रखना 1957 में हुआ था। 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, पंचायत राज में त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। भैया प्राथमिक भाग है, प्राइमरी जो पार्ट है वो कौन सा है। देखो त्रिस्तरीय, त्रिस्तर, त्रिसोपान, बात एक ही है, त्रिस्तर। त्रिस्तर में सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है। नहीं जानते तुम लोग, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत के बाद आपका प्रचंड प्रखंड, या फिर आप कह सकते हो खंड समिति। खंड समिति भी इसको कह सकते हैं, प्रखंड समिति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है कौन, जिला परिषद या जिला समिति। जिला परिषद या फिर जिला समिति, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर प्राइमरी लेवल पर यह है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, तो प्राथमिक भाग भैया कौन हो जाता है, ग्राम पंचायत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया खंड विकास पद अधिकारी। हाँ जी, पंचायत समिति के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, उनका जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो करता है खंड विकास पद अधिकारी। इस बात को आप लोग
याद रखेंगे। ठीक है, खंड विकास पदाधिकारी करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायत राज्य संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है। तो अधिकतम आय मतलब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है सरकारी अनुदान से। ठीक है, सरकारी अनुदान से पैसा आता है। अधिकतम जो स्रोत है पंचायती राज संस्थान का वो सरकारी अनुदान ही है। ये पंचायती राज्य हो गया है, यहाँ पर राज लिखा हुआ है वास्तव में। ठीक है, पंचायत राज लिखा हुआ है वास्तव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? कितनी सीमा पे पंचायत चुनाव लड़ा जा सकता है? उम्मीदवार तो कैंडिडेट ही होंगे ना बेटा, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि पंचायत चुनाव के लिए ग्राम सभा के लिए न्यूनतम आयु, तो ग्राम सभा के लिए न्यूनतम आयु याद रखेंगे 18 वर्ष, लेकिन उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु याद रखेंगे 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जी हाँ, अभी अभी मैंने तीनों स्तर एकदम लिखे थे स्पष्ट रूप से, ग्राम, प्रखंड और जिला। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तहसील स्तर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमने कुछ ज़्यादा फ्लो में लाइन लंबी चौड़ी खींच दी है ना। चलो इसको 1 सेकेंड लगेगा, हटा देते हैं। लो हटा दी, इसको भी हटा दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कौन सा स्तर नहीं हो जाता है? तहसील स्तर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि तहसील स्तर पंचायत राज में नहीं आता है। तहसील तो एक स्थान है जहाँ पर टैक्स वसूला जाता है? कानून को वगैरह तहसीलदार वगैरह बैठते हैं, वो पैसा वैसा लेते हैं, सब लोग, सब पैसे से चलता है भैया। अगला प्रश्न देखो। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? भाई देखो, बात समझो इस बात को कि जो वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचना है वो किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो 3 स्तर लागू है, और 3 स्तर लागू है तो त्रिस्तरीय वाले की से की गई होगी। त्रिस्तरीय किसने बताई थी? 1 2 3 बलवंत राय मेहता ने बताई थी। 3 शब्द आ रहे हैं, बलवंत राय मेहता ने बताई थी, तो इन्हीं की अनुशंसा पर की गई है जो वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचना है। थोड़ी देर में यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? कॉर्नर में एक PDF का लिंक मिलने वाला है। इन्हीं सब PDF का जो यहाँ पर आपको क्या है, जिस पे आपको बताई जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सब का PDF आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करना है भैया, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी को कह सकते हैं ना शॉर्ट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको ऐसे कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। ऐसे और भी प्रश्न मैं लाता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हम लोगों के साथ और लुत्फ उठाएं, फ़ायदा उठाएं सारे एक एक क्वेश्चन का। ठीक, पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? हाईएस्ट लेवल पर कौन है? तो जिला परिषद। जी हाँ, देखो अभी अभी प्राथमिक भाग पूछा था तो ग्राम पंचायत, अब उच्चतम पूछ लिया तो जिला परिषद। याद रखना, मध्यम पूछ लेगा तो प्रखंड या फिर खंड समिति, दोनों चीज़ें एक हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, यहाँ तक बताओ, सारी बातें समझ में आई हैं? फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को, ताकि उनको भी क्या मिल जाए, देखने को फ़ायदा मिल जाए। आपने अभी तक प्रीवियस 4 सेट नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे। लास्ट में ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, इस डिस्प्ले पर भी दिख जाएंगे। PDF आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात PDF को पढ़ने में नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, इसी कामना के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।